हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज में स्वागत है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिटन बाय रघुकुल तिलक। इंडियन राइटर के द्वारा लिखी गई ये लिटरेचर की सबसे इजी और अच्छी पुस्तकों में से एक है। इस बुक का हम लोगों ने पोएट्री सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टडी करेंगे इसका दूसरा सेक्शन, प्रोज एंड स्पेसिफिकली द एसेज इन प्रोज। तो लिटरेचर की हम लोगों ने बात की थी, तो हम लोगों ने पढ़ा कि लिटरेचर बेसिकली तीन भाग में डिवाइडेड है उसकी कंपोजिशंस। फर्स्ट पोएट्री, सेकंड प्रोज एंड देन ड्रामा। तो प्रोज में बेसिकली हम लोग दो पार्ट को स्टडी करेंगे, एसे और नोवेल्स। तो एसे हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ प्रोज द एसे पार्ट, तो किसी भी हिस्ट्री लिटरेचर की अगर बुक देखी जाए तो एसेस के पार्ट को बहुत कम डील किया जाता है, एंड दैट टू इवन वाई अ इंडियन राइटर। और इस बुक में खासियत यही है कि बहुत ही सिंपल शब्दों में एसे को डील किया गया है, उसको बताया गया है। तो ये जो वीडियो सेक्शन है ये लंबा हो सकता है, इस कारण से मैं कोशिश करूंगा कि इसे मैं दो पार्ट में करूं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू स्टडी। So let us start with the chapter number next, that is 11, a brief survey of English essays from back end to present age। तो एसेज का, इंग्लिश एसेज का क्या दौर रहा है, क्या हिस्ट्री है, क्या क्या इसके मायने हैं, कितने तरह का होता है, क्या डिफिनीशन है इसका, एसे से हम क्या समझते हैं। पहले तो हम उस पार्ट को समझेंगे, उसके बाद बैकन से लेकर के अभी तक किस तरह से हिस्ट्री ऑफ एसेज में डेवलपमेंट्स के डिफरेंट स्टेजेस आए हैं, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो थ्रू दिस। सो सम ऑफ द डिफिनीशंस। सो एसेज का क्या डिफिनीशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, बड़े बड़े जो हिस्टोरियंस रहे उसके अनुसार, या फिर जो लिटरेरी पर्सन थे वो किस तरह से एसे को डिफाइन करते हैं, व्हाट एन एसे इज। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो द वर्ड एसे, इससे वर्ड का जो मीनिंग निकल के आता है वो है एसे। एसे मीन्स एन अटेम्प्ट और एन एफर्ट। तो एसे का मतलब होता है कोई कोशिश करना, एक एफर्ट लगाना। जस्ट लाइक वी समटाइम वी हैव सम नॉलेज, राइट। तो उस नॉलेज के बेस पे हम लोग कुछ एफर्ट लगाते हैं, हम लोग कुछ कोशिश करते हैं। तो ऐसे एक कोशिश है किसी चीज को अपने शब्दों में पोर्ट्रे करने या किसी चीज को अपने शब्दों में लिखने का। तो ये जो वर्ड है ऐसे, तो ये क्या सिग्निफाई करता है। सो दिस सिग्निफाइज दैट द एसे इज अ कंपोजिशन somewhat tentative और experimental, somewhat incomplete and unsystematic। तो इससे एक काइंड ऑफ कंपोजिशन है। कंपोजिशन मीन्स अ काइंड ऑफ क्रिएशन है जो कि एक्सपेरिमेंट है, टेंटेटिव है, दैट इज नॉट समथिंग फिक्स्ड, दैट कैन बी एक्सपेरिमेंटल। मीन्स यू डू एक्सपेरिमेंट ऑन वेनी फैक्ट। तो बहुत सारे फैक्ट्स को स्टडी करके ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज यू ट्राई टू क्रिएट समथिंग, राइट। तो टेंटेटिव मीन्स दैट इज नॉट समथिंग फिक्स्ड। एक्सपेरिमेंटल मीन्स you explore things, you use your own sense of humor, your own knowledge, whatever experience you have, so you use all those to create an essay। It is incomplete and unsystematic। Incomplete in the sense that you have a lot of knowledge about some facts। आपका जो एक्सपीरियंस, आपका जो नॉलेज, आपका जो ज्ञान का दायरा है वो काफी ब्रॉड है, बट यू ओनली सिलेक्ट फ्यू थिंग्स इन एन एसे। सेकेंड थिंग इज इट इज अनसिस्टमैटिक, बिकॉज किसी भी सब्जेक्ट का बहुत सारा पहलू होता है, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एनी थीम, और हम उन थीमों की सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। सो इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये अनसिस्टमैटिक होगा, इनकम्प्लीट होगा, टेंटेटिव होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा। तो दीज आर आल्सो defining features of essays, and it's also about we can also say that these are the features of an essay। तो बहुत सारा एफर्ट लगा, बहुत सारी कोशिश की गई लिटरेरी जो है ना, मतलब इनको लिटरेरी दायरों में बांधा जाए, इनका कुछ डिफाइन किया जाए। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस तरह से ऐसे को डिफाइन करता है। तो अ कंपोजिशन ऑफ मॉडरेट लेंथ ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, originally implying want of finish but said of a composition more or less elaborate in a style though limited in range। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है कि एक कंपोजिशन ऑफ मॉडरेट लेंथ मींस इट शुड नॉट बी टू मच स्मॉल और टू मच बिग। तो जो लेंथ है वो काफी मॉडरेट होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, सही होना चाहिए। एंड इट इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये किसी खास सब्जेक्ट पे फोकस किया हुआ रहेगा। इट विल बी डीलिंग विद सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इट शुड नॉट डेविएट फ्रॉम दैट। Secondly, originally implying want of finish, means there should be a proper finish, means हम चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे।
जैसे स्टार्टिंग में हम लोग इंट्रो देते हैं, उसके बाद बीच में उसकी भूमिका बनाते हैं एक कि क्या है क्या नहीं है, इसके पॉजिटिव्स क्या है, निगेटिव्स क्या है, और लास्ट में हम उसके कंक्लूजन्स देते हैं, व्हाट कैन बी कि किस तरह से चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं, मीन्स व्हाट कैन बी द वेज टू इम्प्रूव द सिचुएशंस। तो हम लोग एक ओवरऑल प्रॉपर तरीके से एस्से में हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ है कि हम लोग वांट ऑफ फिनिश मीन्स वी वांट दैट इट शुड बी परफेक्ट but said of a composition more or less elaborate in a style thou limited in range. So there is means you have limited range, so you cannot write everything, right? Because you know many things, but you select some few things to write it. So this was the definition of essay कि moderate length का होगा, किसी खास particular subject पे होगा, हम लोग इसे perfect बनाने की कोशिश करेंगे, but it cannot be perfect because there will be something incomplete or unsystematic in the way of composing the essay, और इसका रेंज काफी लिमिटेड होगा। इसका जो स्टाइल होगा मोर और लेस इलाबोरेट होगा, मतलब चीजों को हम लोग इलाबोरेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम उसके हर पहलू को टच करें। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर स्मिथ, ये क्या बोलते हैं एस्से को किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो ही सेज दैट एन एस्से लाइक अ लिटरेरी फॉर्म resembles the lyric in so far as it's molded by some central mood, whimsical, serious or satirical. Given the mood, the essay from first sentence to last grows around it as the cocoon grows around the silkworm. तो अलेक्जेंडर स्मिथ का मानना है कि एस्से एक लिटरेरी फॉर्म है जो कि लिरिक्स से रिजेंबल करता है। एंड व्हाई? तो अलेक्जेंडर स्मिथ ने लिटरेरी फॉर्म के रूप में एस्से को आइडेंटिफाई करा। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी एस्से को उसके मूड के प्रोस्पेक्ट से, मतलब जो एक सब्जेक्ट का जो टोन है उसके प्रोस्पेक्ट से देखें, तो ये क्या होता है, ये किसी खास मूड के अराउंड घूम रहा होता है। या तो पोइट या तो जो एस्से होगा वो whimsical होगा, सीरियस होगा, सटायरिकल होगा, मीन्स जो एक काइंड ऑफ नोट और जो काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है, दैट इज समथिंग लाइक अ लिरिक। जैसे कि कोई पोयम हो, या वो लव पोयम हो सकता है, वो एक अजूबा पोयम हो सकता है, सीरियस हो सकता है, सटायरिकल हो सकता है, कटाक्ष किया जा सकता है, ह्यूमरस हो सकता है, फनी हो सकता है। इन द सेम वे अगर हम किसी सब्जेक्ट पे एस्से लिख रहे हैं तो डिपेंड करेगा कि हम किस टॉपिक पे एस्से लिख रहे हैं। द काइंड ऑफ मूड जो होगा वो एस्से के टॉपिक के अनुसार से डिसाइड होगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ सिमिलैरिटी दैट अलेक्जेंडर स्मिथ फाइंड्स बिटवीन एस्से एंड लिरिक्स। तो जिस तरह से एक होता है कि एक मूड होता है वो फर्स्ट सेंटेंस से लास्ट तक लेकर, जैसे होता है ना कि एक डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज होता है। तो हमने कोई थॉट रखा, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंस इज अ बून और बैन, तो साइंस के का एक हमने टॉपिक दिया, कुछ भूमिका बनाए, कुछ इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद हमने भूमिका डेवलप किया। तो क्या होता है ना कि डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज होता है। तो फर्स्ट आइडिया विल बी बेस्ड ऑन द, सो मींस जो फर्स्ट आइडिया हमने कुछ लिखा तो उसके बेस पे हम लोग सेकंड आइडिया फॉर्म करेंगे, और सेकंड आइडिया के बेस पे हम लोग थर्ड आइडिया फॉर्म करेंगे। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस प्रोसेस। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। सो इससे रिजेंबल्स लिरिक्स यहाँ पे भी कहा गया है, लाइक द लिरिक इट इज इंटेंसली सब्जेक्टिव। तो ये भी जो जैसे कि एक लिरिक जो लिरिकल जो क्वालिटीज का था कि इट इज इंटेंसली सब्जेक्टिव, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव चीजों को इलाबोरेट करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ मूड, क्या हमें पसंद है क्या हमें पसंद नहीं है, ऑथर की जो पूरे जो है एक जो उसका मनोदशा चल रहा होता है, व्हाट एवर हिज थॉट प्रोसेस, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। Coming to chief characteristics of literary poem or whatever it is. So first of all, it is a prose composition, brief or of moderate length. So what it is? So ये क्या है, कहीं ना कहीं ये एक प्रोज कंपोजिशन है जो कि रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो एक काफी इलाबोरेट होगा, या तो काफी छोटा होगा या तो फिर एक मॉडरेट लेंथ का। तो बेसिकली इट इज ऑफ मॉडरेट लेंथ, मतलब मिनिमम ये कम से कम शब्दों में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कंपोजिशन बनाने की कोशिश की जाती है। ये एक क्या है, लिटरेरी फॉर्म है और लिटरेरी एसे है। तो दिस ब्रीविटी और शॉर्टनेस ऑफ द एसे does not arises from superficiality or lack of knowledge of its author. Rather, it results from the fact that he has full command over the subject and so can express himself in a pithy and condensed language. The essay thus becomes a crowded utterance. तो यहाँ पे कहा गया है कि ये एक प्रोज कंपोजिशन है जो कि मॉडरेट लेंथ का बेसिकली होता है, कभी कभी ये छोटा भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है कि कम से कम शब्दों में अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है।
इसका ये मतलब नहीं है कि ऑथर के पास नॉलेज की कमी है, बल्कि जो ऑथर है, जो राइटर है, ही हैज फुल कमांड ओवर द सब्जेक्ट्स। वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर उसका पूरा कमांड है। इस कारण से वो कम से कम शब्दों में, बहुत ही कंडेंस्ड लैंग्वेज में अधिक से अधिक विचार को वो प्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए इसको कहा गया कि क्राउडेड अटरेंस। क्राउडेड मीन्स जो कि काफी भीड़ भाड़ है, काफी कॉम्पैक्ट है, मतलब बहुत सारे आइडियाज को कम शब्दों में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ क्राउडेड अटरेंस। सो एक डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशंस है। इट इज नॉट दैट इजी टू राइट अ परफेक्ट ऐसे। यू नीड टू बी वेरी एक्यूरेट विद योर सब्जेक्ट। लैंग्वेज का आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो। Second thing is that an essay is incomplete, so there is always a scope that you can add on the points। तो बहुत सारे आइडियाज को हम लोग पॉइंट ऐड कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, उसको नए सिरे से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए कहा था कि ऐसे क्या है, इनकम्प्लीट है। इट इज नॉट एक्सहॉस्टिव, मतलब ये पूरी तरह से कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकता है। बिकॉज क्या कहते हैं ना कि जैसे किसी भी जो भी चीजें लिखी गई है उस सब्जेक्ट पे, दैट इज नॉट ऑल, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर इज वेरी वाइड एंड व्हाट एवर यू राइट यू कैन ओनली चूज फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, सो दैट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। थर्ड पॉइंट इज इट इज एसे, और द एसे इज पर्सनल इन नेचर। तो ये क्या होगा, एक पर्सनल इन नेचर होगा, क्योंकि हर आदमी का एक अपना थॉट प्रोसेस है, उसका एक अपना मूड है। तो जनरली ये कहा जाता है कि जो एसेज होता है वो मूड डिक्टेटेड होता है। तो इस कारण से इसमें बहुत सारी बातें क्या है कि फ्रॉम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसे इट फॉलोज दैट लिटरेरी एसे इज मोर और लेस अ पर्सनल अफेयर। तो ये आपका पर्सनल थॉट प्रोसेस के अनुसार से ये इन्फ्लुएंस होता है। इट इज मूड डिक्टेटेड, आपके मूड क्या है, आप किस तरह से सोचते हैं। तो आपको अगर जैसे जो भी मूड होगा उसी के अराउंड कहीं ना कहीं वो लिटरेरी कंपोजिशंस लिखा जाएगा। अब चार्ल्स लैम्ब की बात करें तो ही वाज द वन जिनमें पर्सनल एलिमेंट बहुत ही स्ट्रांगली जो है आपको देखने को मिलेगा उनकी पोएम्स में, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट करेंगे। वो पर्सनल एलिमेंट को भी इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, मींस इट विल फील लाइक दैट इट इज योर स्टोरी rather the writer's story, so that is really a fun part of it. The essay is informal and unsystematic. So informal means something personal that touches you, just like informal means क्या हुआ, जो कि हमारा व्यक्तिगत रिलेशनशिप है उस तरह से। unsystematic means there is means it can follow any sequence। it can means you can write on the subject matter in any way, you have the freedom to go through any system, or you can go follow any parameters for writing the essay। it lacks finish, so actually you want to make it perfect but it can't be perfect because there is always a scope of improving the things। So it was this characteristics of the essay which Dr. Johnson emphasizes when he calls it an undigested piece, a loose sally of mind. There is no formal or logical development of thought in an essay. The various points or arguments are not systematically arranged but follow each other in a haphazard manner। Its author like to enjoy the freedom of conversation, so he is informal and often chatty। तो इसमें कहा गया है, जैसे कि डॉक्टर जॉनसन बोलते हैं कि जो पोयम होता है वो अनडाइजेस्टेड पीस होता है। तो इसमें हम बहुत तरह से कहीं कहीं से चीजों को उठा करके मींस आइडियाज आर ब्रिंग अबाउट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस और उसे एक जगह पे पुट करते हैं। तो ऐसे वो चीज है जिसमें क्या लूज सैली ऑफ माइंड। तो हमारा माइंड जो है वो पूरी तरह से लूज होता है, इट इज नॉट दैट इंटैक्ट कि चीजों को परफेक्टली फिट करना है। जैसे आप एक स्टोरी देख रहे हो तो देयर इज मतलब प्लॉट, उसका एक प्लॉट होगा, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को हम फ्रेम करते हैं तब हम उसे लिखते हैं। बट हेयर इट इज नॉट सो। तो माइंड में जो कुछ भी आ रहा है तो हम डिफरेंट सोर्सेज से चीजों को उठा करके पुट कर रहे हैं और एंड से इज बीइंग फॉर्म्ड। सो देयर इज नो फॉर्मल और लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ थॉट। तो वो लॉजिकल डेवलपमेंट नहीं, वो कोई प्लॉट नहीं है, वो कुछ एक स्ट्रक्चर नहीं है, एकदम हाफाजार्ड मैनर में किसी भी मैटर को किसी तरह से लिख सकते हैं। वो इनफॉर्मल होता है एंड इस कारण से चैटी होता है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, इट सीम्स लाइक दैट यू आर टॉकिंग टू समवन, यू आर मींस यू आर नॉट रीडिंग समवन्स कंपोजिशन बट रादर यू आर टॉकिंग टू समवन। अ गुड एसे शुड बी अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, चार्मिंग होना चाहिए और माइंड में इजीली रिटेन हो सके, ये क्वालिटी इसमें होनी चाहिए। और टच ऑफ ह्यूमर हो तो दैट इज मींस बेटर थिंग, मींस ऑलवेज मींस दैट इज अ काइंड ऑफ की एन एडिशनल फीचर ऑफ इट। तो हम लोगों ने पढ़ा कि एसेज क्या होता है। तो एक एसे क्या है, कैन अटेम्प्ट है, एक कोशिश है जो हम लोग कुछ बेहतर करें।
इसके जो कुछ फीचर्स हैं, जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं, जैसे वो टेंटेटिव है, वो फिक्स नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल इन नेचर होगा, इनकम्प्लीट होगा और अनसिस्टमैटिक होगा, मतलब कि देयर का इज नो सिस्टमैटिक ऑर्डर। मॉडरेट लेंथ का होगा, किसी खास विषय पे लिखा हुआ, हम लोग परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बट इट कांट बी परफेक्ट। इलाबोरेट इन स्टाइल, हम लोग चीजों को सब्जेक्टिव मैनर में डील करते हैं, इसलिए इलाबोरेट इन स्टाइल होता है। ये लिरिक्स से रिजेंबल करता है अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर स्मिथ, बिकॉज it is surrounded by through means a kind of a special thought process। एक स्पेशल थॉट प्रोसेस, एक स्पेशल मूड के अनुसार ये डिक्टेटेड होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए कि क्या क्या फीचर्स है, तो एक प्रोज लेंथ जो होता है वो एक मॉडरेट लेंथ का होता है, और ऑथर के पास उस सब्जेक्ट मैटर का उसका प्रॉपर नॉलेज होता है, इसलिए वो चीजों को कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस कर पाता है। ऐसे इज इनकम्प्लीट क्योंकि देयर इज ऑलवेज स्कोप टू इंप्रूव एंड राइट इट अपॉन। ये पर्सनल नेचर होता है, ये मूड डिक्टेटेड होता है, और इसमें कहीं ना कहीं पर्सनल अफेयर्स को चीजें डील करती है। चार्ल्स लैम्ब पर्सनल एलिमेंट्स के बहुत अच्छे एक्सपोनेंट थे। ये इनफॉर्मल और अनसिस्टमैटिक होता है। डॉक्टर जॉनसन इसे कहते हैं अनडाइजेस्टेड पीस, लूज सैली ऑफ माइंड से अफेक्टेड होता है, कोई लॉजिकल सीक्वेंस या कोई लॉजिकल मैनर इसमें नहीं दिया जाता है। इससे जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए, चार्मिंग होना चाहिए, और इसके साथ अगर इसमें ह्यूमर, टच ऑफ ह्यूमर हो तो इट इज अ बेटर थिंग। So now going toward the next section, that is essay its kinds। तो कितने तरह के essays होते हैं, तो basically there are four type of essays of sorry 5 types of essays are there। तो 5 तरह का essays है। तो सबसे पहला है aphoristic essays। तो इसके जो चीफ कंपोनेंट है वो फ्रांसिस बैकन है। तो फ्रांसिस बैकन का जो थॉट प्रोसेस है वो काफी साइंटिफिक है। ये पर्सनल और चीजों को भी इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे कि सबको मतलब पूरे सोसाइटी को ये प्रेजेंट कर रहा है। एफोरिस्टिक मींस अ काइंड ऑफ एसेज जो कि काफी कॉम्पैक्ट होता है। तो बैकन्स के ऐसे इतने कॉम्पैक्ट थे कि उनके लाइंस जो कि हम एसे से उठाते हैं दैट कैन बी यूज्ड एज कोटेशंस। सो परफेक्ट हिज राइटिंग वाज। एफोरिस्टिक मींस क्या होता है कि और इपिग्रामेटिक काइंड ऑफ राइटिंग, मतलब उनका एक एक लाइन आप कोटेशन के रूप में यूज कर सकते हो, एंड एक एक लाइन में जो है बहुत ज्यादा कंडेंस्ड मीनिंग होता है। एंड his essays can be a kind of guide for our social life। सेकेंड द पर्सनल एसेज। तो पर्सनल एसेज के हमने एक्सपोनेंट को पढ़ा था कि चार्ल्स लैम्ब इसके बहुत ही ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है, और ये वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स है फ्रॉम दिस प्रोस्पेक्टिव अगर देखा जाए तो इसमें ये लिरिकल जो है लिरिकल एस्पेक्ट जो होता है उस तरह से हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये मूड डिक्टेटेड होता है। ये खास तरह के जो एक आइडिया के अनुसार या फिर जो मूड होगा, जो टोन होगा, उससे प्रभावित होगा, और इसमें पर्सनल एलिमेंट्स काफी प्रीडोमिनेट होगा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि वो सिर्फ उनकी स्टोरी है। इट विल फील लाइक दैट इट इज योर स्टोरी। थर्ड एसे टाइप इज कैरेक्टर एसे और कैरेक्टर राइटिंग। तो इस तरह का एसे फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी में ये पॉपुलर हुआ, स्पेशली द काइंड ऑफ एज व्हेन इट वाज द एज ऑफ मिल्टन। तो मिल्टन के एज के समय लोग एक दूसरे के कैरेक्टर को मतलब एक्सप्रेस करते थे, तो ये उस समय का दौर है। चौथा जो ऐसे है वो क्रिटिकल ऐसे। क्रिटिकल ऐसे जैसा कि नाम से ही सिग्निफाई होता है, ये एक अटेम्प्ट था लिटरेरी क्रिटिसिज्म करने का, और ये ड्राइडन के समय बूम में आया। एंड द नेक्स्ट ऐसे इज अ काइंड ऑफ द सोशल ऐसे और पीरियोडिकल ऐसे। तो ये ऐसे सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए एक सटायरिकल काइंड ऑफ ऐसे इट वाज रिटन, और ये जनरली पीरियोडिकल प्रेस में पब्लिश होता था। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में जब ये अपने बूम पे था, जब एडिसन और स्टील इसको लेकर के काफी इन्फ्लुएंस हुए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश सर्वे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एसेज का कैसे दौर हुआ, किस तरह से एसेज का हिस्ट्री जो है पूरा वो डेवलप हुआ। तो आई होप दैट यू एंजॉयड द लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर some more lectures। Thank you।